बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वकास। हमने आज चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टैसिस में किडनीज और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को इन डिटेल डिस्कस करना है। कल के लेक्चर में एक्सक्रीशन इन एनिमल्स को हमने डिस्कस किया और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एक्सक्रीशन है ये रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स का नाम है, रिमूवल ऑफ द वेस्ट सब्सटेंसेस का नाम है। अब जो वेस्ट सब्सटेंसेस की रिमूवल है यानी एक्सक्रीशन है, ये एक्सक्रीशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? ये एक्सक्रीशन मुख्तलिफ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। यानी अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ द सॉल्ट्स, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड सो ऑन। उसकी डिटेल को जानने के लिए कि किस तरह से इन मॉलिक्यूल से एक्सक्रीटरी वेस्ट को आइसोलेट करना है, किस तरह से ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन करना है, हमें किडनीज के स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करना होगा। बिकॉज कल भी आपको बताया था किडनीज के दो फंक्शन है, यूरिन फॉर्मेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। जो स्ट्रक्चरल यूनिट है किडनीज का दैट इज नेफ्रॉन और वही फंक्शनल यूनिट भी है, ठीक है। सो पहले हम किडनीज के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, फिर ब्लड सप्लाई को डिस्कस करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह इनके फंक्शंस पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि इन द ह्यूमन बॉडी देयर इज द पेयर ऑफ किडनीज। ह्यूमन बॉडी में पेयर ऑफ द किडनीज और लोकेशन क्या है? लोअर एब्डोमेन डॉर्सल साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, ठीक है भाई, ये किडनीज की लोकेशन है। अब किडनीज की जो लोकेशन है उसको विद रेफरेंस टू बैकबोन, विद रेफरेंस टू वर्टिब्रल कॉलम भी डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। ये लेटर ऑन जब आप स्केलेटन का लेक्चर पढ़ेंगे या सुनेंगे तो फिर उसमें आपको इस लोकेशन को समझना ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। तो लंबर रीजन में जो है ना किडनीज की प्लेसमेंट को डिफाइन किया जा सकता है। अब किडनीज को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो किडनीज जो है ये आपको इस तरह से बीन शेप में नजर आती है। किडनी बीन शेप स्ट्रक्चर में नजर आती है, विच इज पैक्ड बाय अ कैप्सुलर लेयर। ये जो कैप्सुलर लेयर है ये फाइब्रस लेयर है, तो एक फाइब्रस कैप्सूल इस किडनी को पैक करेगा, ठीक है। फाइब्रस कैप्सूल इस किडनी को पैक करेगा। अब किडनीज में अगर हम इसके क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं तो हम इसके दो रीजन्स को डिफाइन करेंगे। ये मैंने एक इमेजिनरी लाइन बना दी, ये इस तरह से कि ये आउटर रीजन है और ये इनर रीजन है, ये वाला। तो आउटर और इनर रीजन ऑफ द किडनी। जो आउटर रीजन है ये डार्क कलर का रीजन है, डार्क रेडिश या मैरून कलर का होता है। इस आउटर रीजन को कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी का नाम दिया जाता है और जो इनर रीजन है लाइटर रीजन है, येलोइश रीजन है, इसको मेड्यूला ऑफ द किडनीज का नाम दिया जाता है। यहां पे एक कॉन्सेप्ट जरा और आप क्लियर कर लें कि कॉर्टेक्स और मेड्यूला ये एक्सटर्नल और इंटरनल या आउटर या इनर पार्ट्स के लिए मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी में यूज किए जाते हैं। बात होगा तब कॉर्टेक्स का वर्ड यूज करते हैं तो स्टूडेंट्स के माइंड में फौरन रीनल कॉर्टेक्स आ जाता है, नहीं। ये जो कॉर्टेक्स है जो किडनीज के साथ एसोसिएटेड है, किडनीज के लिए एक टर्म यूज करते हैं रीनल की, तो इस कॉर्टेक्स के लिए हम रीनल कॉर्टेक्स और इसी तरह रीनल मेड्यूला का नाम हम यूज कर लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉर्टेक्स और मेड्यूला सिर्फ किडनीज की हैं। देखिए हमारा ये जो सेरिब्रम है, दिमाग का जो हिस्सा है, इसमें भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हम डिफाइन करते हैं। इवन इस किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स में भी हम कॉर्टेक्स और मेड्यूला को डिफाइन कर सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है भाई। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये कॉर्टेक्स और मेड्यूला आउटर और इनर, तो यहां पे एक्यूरेटली रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेड्यूला का वर्ड आप यूज करें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ये जो फाइब्रस कैप्सूल है इसी रीनल की टर्म पे आप इसको किडनी कैप्सूल या रीनल कैप्सूल का नाम भी दे देते हैं, ठीक है। इसको आप रीनल कैप्सूल भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। अब किडनीज में यहां पर अगर आप देखें तो आपको एक डिप्रेशन नजर आ रहा है। लंग्स के टॉपिक में भी मैंने आपको बताया था डिप्रेशन बनता है और डिप्रेशन के लिए जो खास टर्म यूज होती है वो होती है हाइलम।
या हाइलस। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में सीड के लिए भी पढ़ा कि सीड की बेस पे जहां पे स्पेस होती है, एयर स्पेस, जहां से वो बेसिकली फटता है, टर्जिडिटी की वजह से फटता है और फिर ग्रोथ होती है सीडलिंग्स की, जर्मिनेशन होती है, वो भी हाइलस कहलाता है। इस तरह लंग्स में वो डिप्रेशन रीजन जहां से ब्लड वेसल्स और ब्रोंकाई की एंट्रिंग पॉइंट था, वो भी हाइलस डिफाइन होता है, और ये भी हाइलस या हाइलम की टर्म में डिफाइन होता है। तो हाइलम डिप्रेशन के लिए वर्ड हो गया। इसका मतलब ये कि इसको हम रीनल हाइलम कह लें तो ज्यादा बेहतर है, इसको भी हम रीनल हाइलम कह लें तो ज्यादा बेहतर है, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ये हाइलम किडनीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हाइलम वो डिप्रेशन रीजन है जहां से ब्लड वेसल्स इंटरैक्ट करती हैं किडनीज के साथ। ठीक है, ब्लड वेसल्स इंटरैक्ट करती हैं किडनीज के साथ, यानी रीनल आर्टरी इज एंटरिंग द किडनी एंड रीनल वेन इज लीविंग द किडनी। अगेन रीनल की टर्म आ रही है, और ये वेसल्स के नाम आपने फर्स्ट ईयर में सर्कुलेशन में यकीनन पढ़े। ठीक है भाई, और इसी तरह से ये जो हाइलम है ये डिप्रेशन है। अब अगर हम इसके अंदर की तरफ देखते हैं तो हम ये देखेंगे कि इनसाइड द किडनीज हमारे पास इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे, इस तरह से। ठीक है, और ये गिन के साथ होंगे इन ईच ऑफ द किडनी, कम या ज्यादा नहीं होंगे, 1 2 3 4, इस तरह से 5 6 और 7। ठीक है, इनको बोलते हैं रीनल पिरामिड्स। इनको बोलते हैं रीनल पिरामिड्स। ठीक है, और इसके साथ माइनर ट्यूबुलर एक्सटेंशन हैं। ठीक है, इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर हैं, these structures are given the name as renal papilla, और अगर ई लगा दें तो प्लूरल हो जाता है, पेपिलास। ठीक है, इस हाइलम के अंदर ये जो रीजन डिफाइन हो गया, ये बिल्कुल हाइलम की बेस, यानी जिसके बाद फिर हाइलम को हम डिफाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल पूरे वाले को नहीं, लेकिन इस रीजन को जिसके बाद हम हाइलम को डिफाइन कर सकते हैं, ये रीजन कहलाएगा रीनल साइनस। रीनल साइनस, साइनस का वैसे लफ्जी मतलब होता है हालो, खोखला, ओपन। ठीक है, तो ये रीजन कहलाएगा रीनल साइनस। जैसे नेजल साइनस था, जिसकी इन्फ्लेमेशन भी हमने पढ़ी है चैप्टर 14 में, साइनोसाइटिस। ठीक है, इसी तरह से ये है रीनल साइनस। अच्छा, ये जो फनल लाइक रीजन है, ये वो रीजन है जहां पे यूरिन कलेक्ट होता है बिफोर लीविंग द किडनीज। तो ये वो रीजन है जहां पे यूरिन कलेक्ट होता है बिफोर लीविंग द किडनीज। इस रीजन को रीनल पेल्विस का नाम दे देते हैं। दिस रीजन इज गिवन द नेम एज रीनल पेल्विस। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देखें कि यहां पे ये आपको कॉलम्स नजर आ रहे हैं। ये क्या नजर आ रहे हैं? कॉलम्स। इनको कहते हैं रीनल कॉलम्स। रीनल कॉलम्स। अच्छा, यहां पे कुछ और इंटरनल स्ट्रक्चर्स डिफाइन किए जा सकते हैं, जिनको हम मेजर कैलिसिस और माइनर कैलिसिस को डिफाइन के तौर पे डिफाइन करते हैं, लेकिन यहां पे उसको एक्सप्लेन करने की फिल वक्त कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ इधर जो है ना, अभी रीनल कॉलम्स को जो है ना वो एक्सप्लेन कर लें, वही आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, वैसे ये है कि रीनल कॉलम में ये जो ऊपर से कॉलम डिफाइन होता है, ये माइनर कैलिक्स कहलाता है, और नीचे जाके पेल्विस के रीजन में ये जो ये सारे का सारा ये जो कॉलम बनता है, ये फिर मेजर कैलिक्स का रीजन डिफाइन होता है। इसके लिए कैलिसिस
का प्लूरल यूज होता है। तो मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स, ठीक है। इसको फिर इस तरह से फर्दर अगर आप एनाटॉमी की डिटेल में जाते हैं तो आप इसको फर्दर भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप बेशक इसको एक्सप्लेन ना भी करें तो भी आपके लिए ये मोर देन एनफ है, ठीक है भाई। अच्छा, अब आप देखें कि हमारे पास ये जो हाइलम है, इस हाइलम का फायदा क्या है। एक तो यहां से ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स का फ्लो है, और दूसरा यहां से ही यूरेटर ट्यूब, इसी जगह से यूरेटर ट्यूब भी जो है ना वो ओज आउट होती है, यूरेटर ट्यूब भी अराइज होती है जो यूरिन को ड्रेन आउट करेगी फ्रॉम द किडनीज, ठीक है। अब किडनीज के अंदर जो फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, दैट इज द नेफ्रॉन। ये जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है इसको नेफ्रॉन बोला जाता है, ठीक है भाई। अब नेफ्रॉन जो है आपके पास दो तरह के डिफाइन होते हैं, ठीक है। एक होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरे होते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, ठीक है। एक है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, ठीक है भाई। तो दो तरह का नेफ्रॉन है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। इसको समझने के लिए मैं छोटी सी डायग्राम किडनी की बनाता हूं, ठीक है, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। मसलन ये देखें ये किडनी, अब ये बाहर का रीजन मैंने कॉर्टेक्स डिफाइन किया था, तो अगर यहां पे नेफ्रॉन्स डिफाइंड है इस रीजन में, तो ये है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये क्या है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और अगर किडनीज में मतलब मेरे पास ये कॉर्टेक्स है, ये मेड्यूला है, तो इसके बॉर्डर में अगर ये नेफ्रॉन्स डिफाइन हो रही हैं, ये डिटेल्ड स्ट्रक्चर अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, तो इनको हम कहते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा वैसे होता है जंक्शन, जहां पे दो बाउंड्री जो है ना का जंक्शन हो, वो जक्स्टा है, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, ठीक है भाई। यहां पे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स दो तरह की नेफ्रॉन्स डिफाइन होती हैं। तो कॉर्टेक्स के रीजन में कॉर्टिकल और जो जंक्शन पर है वो जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स हैं। ये बात याद रखिएगा कि आपके पास जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं ये तकरीबन 70 to 80% होती है, जबकि जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन 20 to 30% होती है, ठीक है। जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स 20 to 30% होती हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में कोई डिस्टिंक्ट लूप ऑफ हेनले नहीं होगा, जबकि जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स में देयर विल बी अ डिस्टिंक्ट लूप ऑफ हेनले, ठीक है। फाइनली जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेगा, स्पेसिफिकली कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जबकि ये नॉर्मल टू कंसंट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसकी डिटेल आपको इसके फंक्शन में समझ आएगी। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन है। एनी हाउ इन दो में सिर्फ लूप ऑफ हेनले का मेन जो है ना वो डिफरेंस है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। तो अभी हम नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। यहां पे एक बात को आपने कंफ्यूज नहीं करना, किसी भी सूरत कंफ्यूज नहीं करना। नेफ्रॉन ट्यूबुलर पार्ट है किडनीज का, नेफ्रॉन ट्यूबुलर पार्ट है किडनीज का, ठीक है, जबकि ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल या ब्लड कैपिलरीज का जो नेटवर्क है वो एक सेपरेट टॉपिक है, वो एक अलग डेफिनेशन है, वो एक अलग स्ट्रक्चर है। जब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें सिर्फ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को काउंट किया जाता है,
ब्लड कैपिलरीज को एडिशनली शो इसलिए किया जाता ताकि हमें आइडिया हो कि ब्लड और नेफ्रॉन्स के दरमियान एक्सचेंज और ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ब्लड कैपिलरीज इज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नहीं। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ द नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन में सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है, इसको आपने साथ साथ देखना है ताकि आपको आइडिया व्यू ड्रॉ कैसे करना है। तो सबसे जो पहला स्ट्रक्चर है वो है कैप्सूल। तकरीबन इस तरह से सर्कुलर कैप्सूल होता है, या सेमी सर्कुलर कह लो, ये कैप्सूल है। इस कैप्सूल को बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। बोमेंस कैप्सूल बोला जाता है। ठीक है, अब यहां से कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल अराइज होती है। कन्वोल्यूटेड जो थोड़ी सी आड़ी तिरछी, नहीं हम उर्दू में लफ्ज यूज करते, तो इस तरह की। अब ये देखिए, यहां पर हमने कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ना वो डिफाइन कर ली। ठीक है, ये होगी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और चूंकि ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, प्रॉक्सिमल जो नियर टू द एंटीरियर रीजन होता है, तो हम इसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी लिख सकते हैं, या हम इसको पीसीटी भी लिख सकते हैं। फिर यहां पर लूप ऑफ हेनले जो है वो डिफाइन होगा। यहां पर लूप ऑफ हेनले जो है उसको डिफाइन किया जाएगा। ये देखें, इस तरह से यू शेप की एक ट्यूब है। ठीक है, यहां पर एक यू शेप में एक छोटी सी ट्यूब है। ये मैं ऊपर से थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना रहे इसके स्ट्रक्चर में। तो ये जो ट्यूब है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। द मेन डिफरेंस ऑफ कार्डिकल एंड जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में लॉन्गर एंड डीपर होती है, जबकि कार्डिकल में बहुत छोटी सी होती है। हम उसको लूप ऑफ हेनले कंसीडर ही नहीं करते। ठीक है, फिर लूप ऑफ हेनले की खास बात, ये जो वॉल है ना, ये थिनर है, ये थिकर है, ये थिनर है, ये थिकर है। यहां से ऑस्मोटिक आउटफ्लो पॉसिबल है, लेकिन यहां से थिकर वॉल होने की वजह से ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ द वाटर इज नॉट पॉसिबल। ऑस्मोटिक आउटफ्लो होता ही वाटर है। ये दोबारा ऊपर जाके कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जनरेट कर रही है। देखें, ये भी कन्वोल्यूटेड बन गई जैसे ये कन्वोल्यूटेड थी, बट दिस टाइम दिस इज डिस्टल, तो हम इसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये सीटी को आप समझ लें कि ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। ठीक है, ये नेफ्रॉन का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अब किडनीज के अंदर बेशुमार किस्म की नेफ्रॉन्स हैं, बेशुमार नंबर में, मिलियंस में। तो ये नेफ्रॉन्स आहिस्ता 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 जुड़ना शुरू हो जाती हैं एक कॉमन डक्ट के साथ, कॉमन डक्ट के साथ। मसलन एक इधर जुड़ गई, एक इधर जुड़ गई, एक इधर जुड़ गई, इसी तरह से एक इधर जुड़ गई आके, एक इधर अटैच हो जाएगी, एक इधर अटैच हो जाएगी। तो ये देखें काफी सारी जुड़ जाती हैं। तो जुड़ने के बाद ये एक कॉमन डक्ट बनाती हैं जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, बाद का यूरिन डक्ट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल भी बाद का इसको कहा जाता है। ठीक है भाई, अब ये आपके पास नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर डिफाइन हो चुका है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं कि इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के साथ जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड किस तरह से इसको सप्लाई करता है। तो ब्लड सप्लाई को समझने के लिए हम किडनी से स्टार्ट कर लेते हैं।
ताकि हमें थोड़ी सी बात जो है ना वो क्लियर हो जाए, थोड़ी सी बात हमें क्लियर हो जाए। वैसे तो ज़ाहिर किडनीज के साथ जो एसोसिएटेड ब्लड सर्कुलेशन है वो फर्स्ट ईयर में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा यहाँ पे थोड़ी सी ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको बात क्लियर हो जाए, क्योंकि आपकी किताब में लिखी हुई है। तो यहाँ पे मैं किडनीज बना रहा हूँ सर्कुलेशन समझाने के लिए। मैं शॉर्ट इसको ड्रॉ करता हूँ क्योंकि पार्ट्स वो सामने मेंशन है। ठीक है, इस तरह से ये देखें, यहां से जो ब्लड वेसल ब्लड को लेकर आएगी, जाहिर है इसका नाम आपके लिए बड़ा आसान होना चाहिए, रीनल आर्टरी। ठीक है, और जो ब्लड लेके वापस आएगी ऑब्वियसली वो कौन सी होगी, रीनल वेन। ठीक है, उसके बाद जब ये वेसल एंटर होती है तो ये इस तरह से सर्कुलेट करती है किडनीज के साथ साथ। तो ये कौन सी है, आर्कुएटिंग आर्टरी। आर्कुएट आर्टरी। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इन लोब्स के अंदर डिवाइड होना शुरू हो जाती है यूं। तो ये कौन सी हो गई, इंटर लोबर आर्टरी। ठीक है, इसके बाद ये दोबारा जब इधर जाएगी अंदर की तरफ, तो यहां पर इंटर लोब्यूलर आर्टरी, और फिर ये इंटरलोब्यूलर आर्टरी नेफ्रॉन्स में एंटर होगी। ये किस में एंटर होगी, टू नेफ्रॉन्स। ये नेफ्रॉन्स की तरफ एंटर हो जाएगी। ठीक हो गया भाई। अब आप देखिए कि नेफ्रॉन्स के अंदर इसकी डिवीजन क्या है। ये देखिए, ये पॉइंट है नेफ्रॉन्स का जहां पर ये आर्टरीज एंटर होती हैं। आपको पता है आर्टरी की डिवीजन आर्टीरियोल में होती है। सो अब इसके आगे आर्टीरियोल में, यहां पर ये देखिए ये आर्टीरियोल है। ठीक है, ये क्या है, आर्टीरियोल है जो एंटर होती है इस कैप्सूल के अंदर। इस आर्टीरियोल का नाम है, इस आर्टीरियोल का नाम है एफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, इसका नाम है एफरेंट आर्टीरियोल। ये मैं थोड़ा सा साथ साथ इरेज कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसकी। चल देख लें। और यहां से जो ब्लड लेके वापस जाएगी आर्टीरियोल, यहां से जो आर्टीरियोल ब्लड लेके वापस जाएगी, ये एरो डाल दिया ताकि आपको समझ आए कि ब्लड वापस जा रहा है, ये कहलाएगी इफरेंट आर्टीरियोल। इसको याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, ई फॉर एग्जिट, ए फॉर एडमिशन, यानी अंदर जा रही है, इफरेंट बाहर आ रही है। ये ऊपर शो कर ले नीचे शो कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में कहेंगे कि शायद सर जो है ना उनको समझ नहीं आई, ये ऊपर नीचे कोई मसला नहीं। एनी इफरेंट आर्टीरियोल है। ठीक है भाई, समझ आ गई। अब इस अफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर ज्यादा है, इफरेंट का कम है। ये सारे इसके फायदे फंक्शन में आपको समझाऊंगा। एनीहाउ ये आर्टीरियोल कैपिलरीज में डिवाइड होती है। ये देखिए, ये कैपिलरीज नेटवर्क बनता है। सो दिस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज गिवन द नेम एज ग्लोमेरुलस। ये कैपिलरीज हैं। यहां पर एक एंटी टेस्ट का एमसीक्यूज बनता है कि नेम द कैपिलरीज व्हिच आर सप्लाइड बाय आर्टीरियोल एट बोथ एंड्स। आंसर है ग्लोमेरुलस। बाकी पूरी बॉडी में आर्टीरियोल, कैपिलरीज और कैपिलरीज फिर वेन्यूल्स में कन्वर्ट होती है, लेकिन ये इसकी डिस्टिंक्शन, ये एंटी टेस्ट के हवाले से पॉइंट। एनीहाउ
ये ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल, इसको मिला के रीनल कॉर्पसल का नाम दिया जाता है। कुछ किताबों ने गलती से इसको रीनल कैप्सूल लिखा है, इसको एक्चुअली रीनल कॉर्पसल कहते हैं। ठीक है, वोमेंस कैप्सूल और रीनल कैप्सूल में फर्क होता है, कुछ किताबों ने गलती से इसको लिखा हुआ है लेकिन वो गलत है, ये ठीक है। तो वोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला के रीनल कॉर्पसल बोलते हैं। अब ये जो इफेरेंट आर्टीरियोल है जो यहां से निकलेगी, अब इसने आगे चल के डिवीजन्स बनानी है। यूं यहां पे ना आपको किताब में जंबल नजर आएगी, लेकिन एक्चुअली यहां पे ना दो ब्रांचेस बनती हैं। एक ब्रांच इस तरह से ऊपर चली जाती है। किधर चली जाती है? ये जो ऊपर का रीजन, ठीक है भाई, ये जो ऊपर का रीजन है कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का जो रीजन है, इस तरफ जो ब्रांच जाती है कैपिलरीज की। ठीक है, मैं थोड़ा इसको ब्लैक से शो कर देता हूं ताकि आप ये देखिए, ये वाली ये जो ब्रांच ऊपर जाती है ना इस तरह से कैपिलरीज की, इस ब्रांच को हम पैरी टिब्यूलर कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, और इसी की जो दूसरी ब्रांच है, ये यहां से जब आके डिवाइड होती है तो ये इस तरह से इसको कवर अप करना शुरू कर देती है। किसको? लूप ऑफ हेनले को, लूप ऑफ हेनले को। तो ये जो लूप ऑफ हेनले को जो ब्रांच कवर करती है, दिस इज कॉल्ड एज द वाजा रेक्टा, वाजा रेक्टा। ठीक है, और फिर ये वाजा रेक्टा दोबारा से कलेक्ट होगी विनियोल्स में और अल्टीमेटली रीनल वेन के थ्रू किडनी से ब्लड को एक्सक्रीट आउट करवाएगी या ब्लड को अवे लेकर जाएगी। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास किडनीज और नेफ्रॉन का डिटेल्ड स्ट्रक्चर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जो डायग्राम है, लेबल डायग्राम, इस पे 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, किडनीज के डायग्राम पे आ जाता है, इनमें से एमसीक्यूज बन जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन्स और ब्लड सप्लाई पे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, फंक्शंस पे अलग बनता है, स्ट्रक्चर पे अलग बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और इवन एंटी टेस्ट के लिए भी। कल इंशाल्लाह फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन और फंक्शन ऑफ द किडनीज पे डिटेल में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।